नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जो योग के आधुनिक योग के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न योग कहे जाते हैं। योगियों का जीवन परिचय जो पुस्तक है, जो डॉक्टर सोमवीर आर्य और डॉक्टर धर्मवीर यादव के द्वारा रचित है। इसके अंदर 33 प्रमुख योगियों का जीवन परिचय दिया गया है और इसी के अंदर ही टी कृष्णमाचार्य यानी तिरुमलाई कृष्णमाचार्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। आज उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। इस भारत के जो नक्शा है, इसमें भी टी कृष्णमाचार्य का छायाचित्र दिया गया है, जहाँ उनका जन्म हुआ था। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं। ये जो अब पुस्तक के अंदर चलते हैं, जिसमें इनका जीवन परिचय विस्तार पूर्वक दिया है, उसकी अब हम चर्चा करेंगे। 33 योगियों में 22वें नंबर पर इनका जीवन परिचय मिलता है। सभी योगियों को उनके जन्म के क्रमानुसार लिखा गया है, यानी जिस योगी का जन्म सबसे पहले हुआ था उनको पहले, उसी सीक्वेंस में तिरुमलाई कृष्णमाचार्य का नंबर 22वां है। ये आप छायाचित्र भी देख पा रहे हैं और देखिए, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य 20वीं सदी के महान योगी, आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं उच्च कोटि के विद्वान थे। यानी 20वीं सदी में उनका काफ़ी बड़ा योगदान माना जाता है योग में, आयुर्वेद में, और प्रामाणिक तौर पर योग के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान देने के कारण इन्हें आधुनिक योग का जनक कहा जाता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ प्रिय विद्यार्थियों। यानी फादर ऑफ मॉडर्न योग किसे कहते हैं? ये टी कृष्णमाचार्य यानी तिरुमलाई को शॉर्ट फॉर्म में टी कृष्णमाचार्य भी कहते हैं। काफ़ी बच्चों से जब हम प्रश्न करते हैं विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में कि आधुनिक योग के जनक कौन है या फादर कौन है, तो बच्चे अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं। कुछ लोग पतंजलि कह देते हैं, कुछ लोग अयंगर कह देते हैं, कुछ लोग बाबा रामदेव कह देते हैं। ऐसे आधुनिक का मतलब सोचते हैं कि अभी-अभी जो काम कर रहा है, जो जैसे बाबा रामदेव का नाम ज़्यादा फेमस है, तो अक्सर बच्चे उनका नाम ज़्यादा बोल देते हैं। लेकिन वास्तविक जो श्रेय है 20वीं शताब्दी में, वो टी कृष्णमाचार्य को ही जाता है। तो टी कृष्णमाचार्य का जो जन्म है, वो 18 नवंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। मुचुकुंदापुरम एक गांव है, चित्रदुर्ग जो जिला है, जो पहले मैसूर राज्य था और वर्तमान में ये कर्नाटक राज्य में है और दक्षिण भारत में है। इनके पिता श्री तिरुमलाई ताताचार्य थे, जो अच्छे विद्वान थे, वेदों के, उपनिषदों के, दर्शनों के अच्छे बुद्धिजीवी व्यक्ति थे। और इनकी माता का नाम रंगनायकी अम्मा था। और कृष्णमाचार्य 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और कृष्णमाचार्य के 2 भाई और 3 छोटी बहनें थीं। 6 वर्ष की उम्र में ही कृष्णमाचार्य ने संस्कृत भाषा को बोलना और लिखना सीख लिया था। बचपन से ही इनके पिता इन्हें आसन प्राणायाम की गूढ़ विधियों का प्रशिक्षण देने लगे थे। यानी इनके पिता बहुत ही अच्छे थे। उसी का ही परिणाम है कि इन्हें बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिली और उनके पिता चाहते थे कि ये बच्चा आगे चलकर एक अच्छा विद्वान बने। इनकी शिक्षा कहाँ हुई? देखिए, जब कृष्णमाचार्य 10 वर्ष के थे, तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी इनके पिता इन्हें योग अध्यात्म के रास्ते पर लाना चाह रहे थे और उन्होंने इन्हें बचपन में योग भी सिखाया। लेकिन जब ये 10 वर्ष के हुए, तब इनके पिताजी की डेथ हो गई अचानक। इसके बाद इनका परिवार गांव में मैसूर में आकर रहने लगा। मैसूर में कृष्णमाचार्य के परदादा यानी ग्रैंडफादर एच एच श्रीनिवास ब्रह्ममंत्रा स्वामी जी रहते थे। यानी इनके जो दादा थे, परदादा, वो श्री निवास ब्रह्ममंत्रा स्वामी जी थे।
स्वामी जी उस समय परकला मठ के प्रमुख स्वामी थे, यानी वहाँ पर एक मठ था, वो उसके मठाधीश थे और कृष्णमाचार्य अपना अधिकतर समय अपने परदादा यानी ग्रैंडफ़ादर के साथ मठ में ही बिताते थे। तो देखिए इससे स्पष्ट होता है कि इनकी शिक्षा इनके परदादा के साथ भी हुई है और ये शुरुआत से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, इनकी फैमिली भी इस प्रवृत्ति की थी और इसीलिए वो मठ में रहने लगे तो स्वाभाविक है उनके अंदर वो गुण, कर्म, स्वभाव तो आने ही लगेंगे। मैसूर में कृष्णमाचार्य ने गणित विषय की पढ़ाई चामराज संस्कृत कॉलेज से पूरी की थी। यानी वो मठ में तो बैठते थे इनके परदादा, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि बच्चे को हम पढ़ाई कराएं स्कूल में, कॉलेज में। इसलिए इन्होंने चामराज संस्कृत कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, शास्त्री की इन्होंने। इस दौरान कृष्णमाचार्य ने धर्म, दर्शन, व्याकरण, तर्कशास्त्र की पढ़ाई की थी। कृष्णमाचार्य अपने विद्वान शिक्षकों के साथ धर्म, दर्शन एवं अध्यात्म पर अच्छा तर्क वितर्क करते थे क्योंकि इन्हें अच्छी नॉलेज थी बचपन से ही। तो बताते हैं कि सन 1906 ईस्वी में 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने बनारस यानी वर्तमान में वाराणसी विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। यानी इनके दादा अच्छे जागरूक थे, वो चाहते थे कि बच्चा जहाँ अच्छी शिक्षा मिले वहाँ अवश्य जाए, चाहे वो साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो। इसलिए ही इन्हें 18 वर्ष की उम्र में BHU जो विश्वविद्यालय, फेमस विश्वविद्यालय उस समय का, काफ़ी पुराना विश्वविद्यालय है, अपने आप में भारत का गौरव है ये विश्वविद्यालय, वहाँ पर इन्होंने प्रवेश लिया। यहाँ इन्होंने ब्रह्मश्री शिव कुमार शास्त्री से तर्कशास्त्र और संस्कृत विषय का ज्ञान प्राप्त किया, क्योंकि इनका बैकग्राउंड भी संस्कृत का रहा है टी कृष्णमाचार्य जी का, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई इन्होंने संस्कृत से की है, इसलिए यहाँ पर भी इन्होंने संस्कृत का और ज्ञान प्राप्त किया। इसके साथ ही कृष्णमाचार्य ने ब्रह्मश्री त्रिलिंग राम शास्त्री से मीमांसा दर्शन और वामकर्ण भट्टाचार्य से तर्कशास्त्र की शिक्षा ग्रहण की। यानी यहाँ पर रहकर BHU में ही अलग अलग विषयों की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसमें दर्शन भी आ गए और तर्कशास्त्र भी। सभी दर्शनों को विद्वान आचार्यों से पढ़ने के लिए कृष्णमाचार्य ने 1914 में 1914 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी बिहार में प्रवेश लिया। यहाँ इन्हें छात्रवृत्ति मिली और बंगाल के वैद्य कृष्ण कुमार से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी इन्हें मिला। यानी यहीं पर रहकर इन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान भी प्राप्त किया। इसके साथ ही कृष्णमाचार्य वेद, योग, उपनिषद, दर्शन एवं सभी भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। इनकी विद्वता का परिचय पहली बार तब हुआ जब दरभंगा रियासत दिक्कन घाट के राजा के राज्याभिषेक के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया। और उस समय रियासत होती थी क्योंकि भारत गुलाम था, आज़ाद नहीं था। तो राजा के राज्याभिषेक के दौरान एक शास्त्रार्थ का आयोजन किया गया था, यानी डिबेट की गई थी उस समय किसी विषय के ऊपर। उस समय भारत में ये प्रचलन था, राजा महाराजा थे वो योग, आयुर्वेद, संस्कृत इसको बढ़ाने के लिए डिबेट यानी शास्त्रार्थ करवाते थे, अच्छे विद्वानों को आमंत्रित करते थे। कृष्णमाचार्य ने शास्त्रार्थ में रियासत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य यानी उस दरभंगा जो रियासत थी उसके जो प्रसिद्ध होता है ना, इस इलाके का ये व्यक्ति फेमस है, उस इलाके में ये फेमस है, तो वहाँ के प्रसिद्ध जो आचार्य थे बिहारी लाल को परास्त किया और राजा से प्रसन्नतापूर्वक सहर्ष सम्मान प्राप्त किया। तब इनकी प्रसिद्धि, इनकी ख्याति बढ़ने लग गई थी और इसके बाद कृष्णमाचार्य 11 वर्षों तक बनारस में ही रहे। यानी उन्होंने अपने जीवन के 11 वर्ष बनारस में लगाए, BHU जो विश्वविद्यालय है उसमें और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उसमें रहकर उन्होंने 11 वर्ष का समय व्यतीत किया। कृष्णमाचार्य की योग में शिक्षा एवं विवाह। तो देखिए यहाँ तक तो इन्हें बचपन में ही योग सीखने को मिला था और अपने दादा पिता से कुछ योग सीखा था, लेकिन प्रोफेशनली इन्होंने योग को नहीं सीखा था। तो आधुनिक एवं वैदिक शिक्षा के साथ साथ कृष्णमाचार्य कठिन आसनों का अभ्यास में निरंतर करते रहते थे।
क्योंकि इन्होंने बचपन में कुछ कठिन आसन सीखे थे, तो उनका अभ्यास ये करते रहते थे। बचपन में ही इनके पिता टट्टाचार्य इन्हें आसन प्राणायाम सिखाते रहते थे। कृष्णमाचार्य ने प्रसिद्ध योग गुरु बाबू भगवान दास से भी योग की विभिन्न विधियों को सीखा था। एक फेमस योग गुरु हुए उस टाइम में, तो जिन्हें बाबू भगवान दास के नाम से जाना जाता था। उनसे इन्होंने योग की काफ़ी विधियाँ, काफ़ी टेक्निक सीखी थी। इसके बाद कृष्णमाचार्य की योग के प्रति रुचि बढ़ने लग गई थी। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान कृष्णमाचार्य ने योग के गूढ़ रहस्य को जानने के लिए हिमालय के अनेक दुर्गम इलाकों की यात्राएं भी की थी। अब आगे आता है गोहननाथ झा के सुझाव पर। कृष्णमाचार्य ने लॉर्ड इरविन, जो कि मधुमेह से पीड़ित थे, यानी उस समय भारत पर ब्रिटिश राज था, अंग्रेजों का राज था, तो वहाँ के लॉर्ड इरविन थे, उनको मधुमेह की प्रॉब्लम थी, उनको समस्या थी। तो गोहननाथ झा कोई प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने इनको सुझाव दिया कि आप इन्हें प्रशिक्षण दीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, डायबिटीज़ है इनको, इनको योग सिखाइए आप। तो उनको 6 महीने तक योग का प्रशिक्षण इन्होंने टी कृष्णमाचार्य जी ने दिया था, जिससे लॉर्ड इरविन के स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार हुआ था। यानी लॉर्ड इरविन है वो स्वस्थ हो गए थे, फिट हो गए थे। इससे प्रभावित होकर लॉर्ड इरविन ने कृष्णमाचार्य के साथ तिब्बत यात्रा के लिए 3 विशेष सहयोगी भी भेजे थे। कृष्णमाचार्य ने कहा था कि मुझे तिब्बत की यात्रा करनी है, तो उन्होंने कहा कि आप अकेले न जाएं, ये मेरे 3 सहयोगी व्यक्ति भी आप साथ लेकर जाएं। सन 1919 में 1919 में कृष्णमाचार्य उनके साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां इन्होंने श्री ब्रह्मचारी की शरण में पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया तथा इसी के साथ आसन व प्राणायाम के चिकित्सकीय प्रभावों का 7 वर्ष तक अध्ययन किया। 7 वर्ष तक बताते हैं वहाँ रहे और इन्होंने योग सूत्र, पतंजलि योग सूत्र का अध्ययन किया ब्रह्मचारी जी की शरण में रह के, और उनका जो चिकित्सक की जो प्रभाव है, थेरेपेटिकल इफेक्ट्स हैं, उनको अच्छे से अध्ययन किया। इसके बाद सन 1925 में 1925 ईस्वी में कृष्णमाचार्य का नामागिरी अम्मा से विवाह हुआ। इनकी पत्नी का नाम नामागिरी अम्मा था। फिर इसके बाद इन्होंने मैसूर में योग शिक्षण दिया। मैसूर यानी विवाह के बाद कृष्णमाचार्य की पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, जिसके चलते कृष्णमाचार्य को कर्नाटक राज्य के हसन जिले के एक कॉफी बागान में भी काम करना पड़ा था। कई बार ऐसी पारिवारिक परिस्थितियां हो जाती हैं क्योंकि शादी हो चुकी थी और उस समय योग का कोई क्रेज नहीं था, कोई रोजगार नहीं था योग के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें कर्नाटक राज्य का एक हसन जो जिला था उसमें कॉफी बागान था, उसमें इन्हें काम करना पड़ा। और बताते हैं कि सन 1926 ईस्वी में मैसूर के महाराजा कृष्णराज वडियार चतुर्थ अपनी मां के 60वें जन्मदिन को मनाने के लिए वाराणसी में गए थे। वहां राजा ने योगाचार्य कृष्णमाचार्य के योग कौशल के बारे में सुना। यानी मैसूर जो उस समय की रियासत थी, उसके राजा थे कृष्णराज वडियार फोर्थ, तो वो माँ का जन्मदिन मनाने के लिए वाराणसी गए हुए थे और वहाँ राजा ने योगाचार्य कृष्णमाचार्य के योग कौशल के बारे में सुना था। यानी वहाँ क्षेत्र में इनका नाम था क्योंकि उस समय उन्होंने डिबेट भी जीता था, शास्त्रार्थ भी जीता था वाराणसी में रहते हुए, और दरभंगा रियासत में जो डिबेट हुई थी उसमें इन्होंने जीता था। तो इसलिए वहाँ पर इनकी चर्चा चली थी क्योंकि वहाँ पर कुछ सिलेक्टेड ही नामी ग्रामी योगाचार्य थे, खासकर उस जमाने में, जिसके चलते महाराजा ने कृष्णमाचार्य से मुलाकात की और इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें मैसूर पैलेस में योग सिखाने के लिए नियुक्त किया गया। यानी मैसूर जो साम्राज्य था, जहाँ रियासत थी, उसके अंदर इन्हें योग सिखाने के लिए रख लिया गया। इसके बाद 1926 ईस्वी में कृष्णमाचार्य ने मैसूर साम्राज्य के राजा वडियार के साथ उनके परिवार के सदस्यों को भी योग प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। यानी वो राजा को भी ट्रेनिंग देते थे योग की, योग का प्रशिक्षण देते थे, साथ ही उनके परिवार के जो अन्य सदस्य थे, यानी राजा के फैमिली मेंबर्स जो थे, रिलेटिव्स जो थे, उनके पिता थे, उनकी माता थी, उनके बेटे, उनकी पत्नी, है ना, उन सबको भी कृष्णमाचार्य ने योग की ट्रेनिंग
देनी प्रारंभ कर दी थी। तो महाराजा के निवेदन पर कृष्णमाचार्य ने सन 1933 ईस्वी में जगन मोहन नामक स्थान पर एक स्वतंत्र योगशाला भी प्रारंभ की थी। यानी एक योगशाला और खोली इन्होंने। वहाँ तो ट्रेनिंग देते थे राजा के पास महल के अंदर, साथ में इन्होंने एक जगन मोहन नामक स्थान पर एक योगशाला खोली ताकि उसका लाभ औरों को भी मिले, लोगों को भी मिले। तो बताते हैं सन 1934 ईस्वी में कृष्णमाचार्य ने योग मकरंडा नामक अपनी पहली पुस्तक लिखी थी, जिसको मैसूर यूनिवर्सिटी ने प्रकाशित किया था। उस समय मैसूर विश्वविद्यालय काफ़ी फेमस था, उन्होंने इस पुस्तक को प्रकाशित किया था। कुछ समय के पश्चात कृष्णमाचार्य वडियार महाराज के योग गुरु के साथ साथ विश्वसनीय सलाहकार भी बन गए थे। यानी जो राजा वडियार थे चतुर्थ, वो कृष्णमाचार्य से काफ़ी प्रभावित थे और उन्हें एक अच्छा गुरु मानते थे और गुरु के साथ साथ वो उन्हें एक अच्छा सलाहकार भी मानने लग गए थे। तो बताते हैं कि वडियार महाराज भी योग में बहुत रुचि रखते थे और कृष्णमाचार्य वडियार महाराज के सामने हठ योग की क्रियाओं का प्रदर्शन करते रहते थे। यानी डेमोस्ट्रेशन है ना, एडवांस आसन, ये प्रदर्शन करते रहते थे राज दरबार में। हठ योग के कुछ एडवांस योगासनों का प्रदर्शन, हाथों से कार को रोकना, भारी वस्तुओं को दांत से उठाना, श्वासों को रोक देना आदि का प्रदर्शन महाराज के दरबार में अनेकों बार कृष्णमाचार्य ने किया था। जब भी कोई ओकेजन होता था, कोई फंक्शन होता था, कोई प्रोग्राम होता था महल के अंदर, तो उस समय भी कुछ जो अविश्वसनीय क्रियाकलाप थे योग में, वो सब ये कर देते थे। तो बताते हैं सन 1940 ईस्वी में राजा वडियार की मृत्यु हो गई और उसके बाद कृष्णमाचार्य को दरबार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद हो गई थी, क्योंकि राजा ही ज़्यादा योग प्रेमी थे। उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के आश्रय से ये राजमहल से जुड़े हुए थे। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इनकी सारी सुविधाएं वापस ले ली गई। उस समय कृष्णमाचार्य ने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य शुरू कर दिया था। इन्होंने देश के लिए भी अच्छा कार्य किया, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए। और योगशाला को चलाने के लिए कहीं से भी कोई सहायता न मिलने के कारण सन 1950 ईस्वी में योगशाला को बंद करना पड़ा। जो महाराज ने योगशाला शुरू करवाई थी, वो उसको आखिरकार बंद करना पड़ा क्योंकि कोई सहायता नहीं मिल रही थी। इसके बाद कृष्णमाचार्य ने सन 1952 ईस्वी में मद्रास के विवेकानंद कॉलेज में व्याख्याता यानी एक लेक्चरर के पद पर नौकरी प्रारंभ की मद्रास में, जिसे आजकल चेन्नई कहते हैं, तमिलनाडु में। और कृष्णमाचार्य की योग शिक्षा पतंजलि योग सूत्र एवं योग याज्ञवल्क्य पर आधारित थी। इन्होंने मतलब पतंजलि योग सूत्र और योग याज्ञवल्क्य जो स्मृति है, उस पर इनकी शिक्षा थी, उस पर इनका अच्छी कमांड थी, अच्छी पकड़ थी। इसके बाद कृष्णमाचार्य असहाय, गरीब एवं रोगियों की निःशुल्क आयुर्वेद एवं योग के द्वारा चिकित्सा करते रहे। इसी के साथ निरंतर योग साधना, स्वाध्याय, व्याख्यान, पत्रिकाओं में लेख एवं पुस्तकों का लेखन कार्य कृष्णमाचार्य की जीवनचर्या का प्रमुख हिस्सा बन गया था। ये देखिए उस समय का ये छाया चित्र है। योग आचार्य कृष्णमाचार्य के निर्देशन में कठिन आसनों का अभ्यास करते हुए योग विद्यार्थी। देखिए धोती पहनते थे, सफ़ेद धोती, और एडवांस के आसन भी देख सकते हैं। जो लड़कियां हैं वो पारंपरिक जो अपनी ड्रेस होती है ना, पूरे शरीर को ढकने वाली जो ड्रेस थी वो उन्होंने पहन रखी थी। और उसके बावजूद भी देखिए कितने अच्छे आसनों का ये अभ्यास कर रही हैं लड़कियां। दोनों साइड से देखिए कितने एडवांस आसन हैं इनके। और साथ में इधर ये बीच में आप देख पा रहे हैं लड़का, एक इधर लड़का, दोनों के कितने अच्छे आसन हैं। यानी आसनों का भी कॉम्बिनेशन है और साथ में ड्रेस खुली है, अच्छी है, कंफर्ट है, वो आप देख सकते हैं। साथ में योग गुरु कृष्णमाचार्य माथे पर तिलक भी लगाते थे और सफ़ेद जो वस्त्र हैं, यानी जो सफ़ेद धोती है, वो धारण करते थे। तो ये पुरानी इनकी तस्वीर है। इसी के साथ एक और तस्वीर देखिए, एक बच्चे को, छोटे बच्चे को अपने हाथों से शीर्षासन का अभ्यास सिखा रहे हैं, अपने सानिध्य में रहकर उन्हें शीर्षासन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु। तो बताते हैं कि सन 1985 में लगभग 96 वर्ष की उम्र में शारीरिक असंतुलन के कारण फर्श पर ये गिर गए थे
और जिससे कुल्ले में फ्रैक्चर हो गया था। और देखिए 96 उम्र के थे उस समय ये, और कुल्ले में फ्रैक्चर होने की वजह से इन्हें सर्जरी के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है। और कृष्णाचार्य ने स्वयं पर विभिन्न योगी क्रियाओं विधियों का प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ करने का काम किया। इन्होंने अपने आप को खुद ही ठीक कर लिया, क्योंकि इन्हें इतना अनुभव था, इन्हें इतनी नॉलेज थी, ज्ञान था। और इस दौरान कृष्णाचार्य ने अपने अनुभव के आधार पर योग क्रियाओं का ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जिसे बिस्तर पर लेटकर भी किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी। और फ्रैक्चर होने के बावजूद भी कृष्णाचार्य योग क्रियाएं निरंतर करते रहते थे। साथ ही योग जिज्ञासुओं को योग का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी देते रहते थे। आखिरकार 28 फरवरी 1989 ईस्वी को कृष्णाचार्य अपने आवास स्थान यानी मद्रास या वर्तमान में चेन्नई कहें, वहां पर 100 वर्ष की आयु में, यानी ये पूरे 100 वर्ष जीवेम सरदम शतम की पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए पंच तत्व में लीन हो गई। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने 100 वर्ष तक अपना जीवन जिया था। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। 1888 में इनका जन्म था और 1989 में 100 वर्ष का पूरी आयु करके ये पंच तत्व में लीन हो गए थे, यानी इनकी डेथ हो गई थी। और कृष्णाचार्य ने अपने ज्ञान, अनुभव एवं शिक्षण के बदौलत योग को पूरी दुनिया में पुनः नई पहचान दिलाने का काम किया था। कृष्णाचार्य ने योग के मूल एवं भारतीयता से कभी समझौता नहीं किया, यानी इन्होंने ये योग के मूल से ही जुड़े रहे। इन्होंने कभी भी कोई समझौता नहीं किया कि अपने रोजगार के लिए या अपने व्यवसाय के लिए कि मैं योग में कुछ मॉडिफाई करूं, या मतलब गलत तरीके से योग सिखाऊं, या फिर ज़्यादा एडवांस योग सिखाऊं। इन्होंने सही तरीके से जो परंपरागत गुरु शिष्य से योग को सीखा था उसी को ही आगे बढ़ाने का काम किया था। आज देश और दुनिया में कृष्णाचार्य का हजारों शिष्य, इनके द्वारा जो बताई गई शिक्षण विधि है उससे लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये कृष्णाचार्य की प्रमुख पुस्तकें थी। योग मकरंद जो इनकी सबसे पहली पुस्तक थी, योगासनागलु, योग रहस्य, योगावली। और फिर मैं बात करूं विशेष क्या है, इन्हें परीक्षा की दृष्टि से भी हैं ये। इन्हें आधुनिक योग का पितामह यानी जनक या फादर कहा जाता है, मॉडर्न योग फादर कहा जाता है इन्हें, फादर ऑफ मॉडर्न योगा। ये वैष्णववाद के समर्थक थे और प्रारंभ में इनके पिता तिरुमलाई तात्याचार्य ने से योग शिक्षण ग्रहण की, योग की शिक्षा ग्रहण की, और इसके बाद में बाबू भगवान दास से योग का गूढ़ ज्ञान प्राप्त किया। और कृष्णाचार्य देखियो प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा बजाना भी जानते थे, बड़े अच्छे वादक रहे हैं। तो कहते भी ना कि जिसका संगीत और साहित्य से नाता है फिर वो कभी दुखी परेशान नहीं रहता, वो मस्ती में रहता, आनंद में रहता है। तो ये वीणा बजाना भी जानते थे, यानी संगीत प्रेमी भी थे और शास्त्र प्रेमी भी थे, स्वाध्यायशील भी थे। इन्होंने महाराजा कृष्णराज वडियार चतुर्थ के मैसूर राज्य में योग अध्यापक के रूप में कार्य किया था। ये आयुर्वेद चिकित्सक एवं योगी भी थे। तो इनके जो प्रमुख शिष्य हैं जिनका पूरी दुनिया में नाम है, BKS अयंगर, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा नाम है, जिन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार मिले हैं। और BKS अयंगर भी योग के क्षेत्र में बड़े चेहरे हैं, जो इन्हीं ने ही यानी कृष्णाचार्य जी ने ही BKS अयंगर को तैयार किया था। के पट्टा भी जो इस भी बड़ा नाम रहा है। ऐसे काफ़ी योग गुरु इन्होंने तैयार किए थे जो पूरी दुनिया में फैल गए थे। इंदिरा देवी, श्री वत्सा रमा स्वामी, एजी मोहन, TKV देशिकाचार्य यानी कृष्णाचार्य के पुत्र थे, ये भी योग के क्षेत्र में ही थे, इन्होंने भी योग के क्षेत्र में काम किया। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं, यानी इनका नाम, इनका जन्म, जन्म स्थान, है ना, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, योग पद्धति इनकी क्या थी, वो सब इसमें दिया गया है। और साथ ही अंत में कुछ छाया चित्र भी दिए गए हैं, यानी इनके प्रमुख जो शिष्य हैं BKS अयंगर, के पट्टाभी जोइस, TKV देशिकाचार्य, श्रीवत्स रामास्वामी और इंदिरा मोहन और एजी मोहन। तो ये तमाम जानकारी इस पुस्तक में दी गई है। ये थे कृष्णमाचार्य, कृष्णमाचार्य या तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, फादर ऑफ मॉडर्न योग। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।